Let's make career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरपीएससी का जो ग्रेड सेकंड एग्जाम है, टीचिंग ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम, उसका रिवीजन कैसे हम आसानी से कर सकें और ऐसे कुछ टॉपिक चूज कर सकें जो कि स्कोरिंग है और उनको पढ़ना आसान है। उन्हीं में से एक अगला टॉपिक है, यह है राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले। इसके पे हर बार एक ना एक सवाल आता है कि कौन सा किला कहाँ का फेमस है, या कौन से किले की कोई खास विशेषता, या किसने कौन सा किला बनवाया, या उससे जुड़ा कोई ऐतिहासिक प्रसंग जो मुख्य है। यह कई बार किलों के प्रकार, दुर्गों के प्रकार पर भी सवाल आया कि गिरि दुर्ग क्या होता है, मरुस्थल में कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि दुर्गों के प्रकार कौन कौन से हैं, यहीं से करते हैं हमारी स्टार्टिंग। तो अपनी स्थिति के आधार पर, उनकी स्थापत्य कला के आधार पर और उनकी उपयोगिता के आधार पर, कौन से दुर्ग की क्या उपयोगिता है, उसके आधार पर ये जो दुर्ग है उनका वर्गीकरण किया गया है। अब इनमें से सबसे पहला, इसको कहते हैं औदुक दुर्ग। इसी को ही जल दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग का मतलब क्या है? जल से बना हुआ नहीं, ऐसा किला जो जल से घिरा हुआ हो। अब जल से घिरा हुआ कैसे हो सकता है? या तो चारों तरफ कोई बड़ी खाई बनाई हो, या चारों तरफ नदियां हो, कहीं नदियों का संगम हो, तब उसको कहेंगे जल दुर्ग। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा गागरोन का किला, जिसके चारों तरफ नदियां हैं, नदियों के बीच में अगर कोई किला है तो कहलाता है जल दुर्ग। तो औदुक दुर्ग या जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो कि विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, उसके चारों तरफ पानी ज्यादा हो। और इसका उदाहरण है गागरोन का किला। एकमात्र उदाहरण यही मिलता है, मुख्य जो बड़ा उदाहरण है यही है, गागरोन का किला। इसके बाद दूसरा प्रकार है गिरि दुर्ग यानी कि पर्वत दुर्ग। ऐसा दुर्ग यानी कि ऐसा किला जो किसी ऊंचे पर्वत पर, किसी पर्वत शिखर पर, या कोई छोटी पहाड़ी भी है अगर उस पर स्थित है, तो उस किले को कहेंगे पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग। और राजस्थान के जो अधिकांश किले हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। जितने भी किले आपने देखे होंगे, जैसे जयपुर में चाहे नाहरगढ़ हो, चाहे जोधपुर का मेहरानगढ़ हो, अब ये सब किसी ना किसी छोटी मोटी पहाड़ी पर ही स्थित हैं। और जब भी कोई किला पहाड़ी के ऊपर स्थित होगा तो वो कहलाएगा गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। तो राजस्थान के अधिकांश किले इसी में ही आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग कहलाता है धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग का जो उदाहरण है वो है जैसलमेर का किला या जैसलमेर का दुर्ग। यानी कि दुर्गों के उपयोगिता और उनके प्रकार के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के भी आधार पर उनके कुछ नाम रखे गए हैं। ऐसे ही अगला है सघन बीहड़ वन में बना हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा जंगल है आसपास। इसका उदाहरण है सिवाना का दुर्ग। ये दुर्ग कहलाते हैं वन दुर्ग, यानी कि वन यानी कि जंगलों में बना हुआ दुर्ग है। बीहड़ एकदम जंगल है, वहां बना हुआ, ये कहलाते हैं वन दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग वो है जिनके मार्ग खाई, कांटों या पत्थरों से दुर्गम हो। आसपास बड़ी गहरी खाई हो, या कांटे हो, या बहुत सारे पत्थर पटक रखे हो, इस तरह का दुर्ग कहलाता है एरण दुर्ग, जिसका उदाहरण है चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग। ये कहलाए एरण दुर्ग। इसके बाद अगला है पारिख दुर्ग, अर्थात ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर का किला या बीकानेर का जूनागढ़ का किला, ये कहलाते हैं पारिख दुर्ग। और जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिख दुर्ग कहलाते हैं। इसमें भी है कौन सा? जैसे कि चित्तौड़ और जैसलमेर का। सैन्य दुर्ग वो दुर्ग हैं जो युद्ध की व्यूह रचना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां चतुर सैनिक रहते हो, वो कहलाते हैं सैन्य दुर्ग। यानी युद्धों की उपयोगिता, भौगोलिक स्थिति, उन सब के आधार पर दुर्गों के कुछ प्रकार बताए गए हैं। आपसे उदाहरण देकर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये दुर्ग कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब इसके कौन कौन से प्रकार है? ये है औदुक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, उदाहरण है गागरोन। दूसरा गिरि दुर्ग यानी कि पर्वत दुर्ग, और इसका उदाहरण है अधिकांश राजस्थान के जो किले हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग कहलाता है धानवन दुर्ग, जैसे कि जैसलमेर का किला या जैसलमेर का दुर्ग। सघन बीहड़ में बना हुआ कहलाता है वन दुर्ग, उदाहरण है सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग उनको कहते हैं जिसके मार्ग में होगी या तो खाई, या कांटे, या पत्थर उसके मार्ग में पड़े हों, तो वो कहलाते हैं एरण दुर्ग, उदाहरण है चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग। पारिख जिसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई हो या उनके चारों तरफ दीवार हो, परकोटा हो, ये कहलाते हैं पारिघ। एक है पारिख, एक है पारिघ। चारों तरफ पर्दी है तो पारिद या पारिघ, ये कहलाएंगे। जैसे कि चित्तौड़ का और जैसलमेर का किला। सैन्य दुर्ग जहां सैनिक रहते हो तो वो सैन्य दुर्ग है, सेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हुए दुर्गों के कुछ प्रमुख प्रकार।
एक और है सहाय दुर्ग, जिसमें शूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। दुर्ग का कुछ सहायक है तो वो कहलाता है सहाय दुर्ग। अब राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ दुर्ग, जो कि राजस्थान का गौरव माना जाता है। राजस्थान चित्तौड़ दुर्ग अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। इस फोटो में अभी आप देख पा रहे हैं, अंदर पानी भरा हुआ है, अच्छा खासा जलाशय है। तो चित्तौड़ का किला, जो कि राजस्थान के सबसे प्राचीन और प्रमुख किलों में से एक है, वो कहलाता है चित्तौड़ दुर्ग। दिल्ली से मालवा और गुजरात के रास्ते पर यह स्थित है। इसी कारण इसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता थी कि बार बार जो पुराने लोग जितने भी आक्रांत आए वो सब चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण करना चाहते हैं, चित्तौड़ पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, चाहे खिलजी के समय की बात हो या फिर मुगलों के समय की बात हो, सब चित्तौड़ पर क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली से मालवा और गुजरात के रास्ते पर पड़ता है, और अगर यहाँ के व्यापार पर नियंत्रण करना है तो इस किले पर नियंत्रण करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता था। इसी कारण चित्तौड़ के दुर्ग ने इतने बड़े बड़े युद्ध देखे। ये आप चित्तौड़ का किला आप देख रहे हैं, साथ में फोटोग्राफ भी लगाया गया है। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार किसने बनवाया, तो मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने किला बनवाया, और यह किला बनवाकर अपने नाम पर ही इसका नाम रखा चित्रकूट, और उसी का बाद में परिवर्तित नाम हो गया चित्तौड़। मेवाड़ में जो गोहिल राजवंश है उसके जो संस्थापक थे बप्पा रावल, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया और 8वीं शताब्दी के लगभग में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर कुछ समय के लिए अधिकार किया और इसका नाम कुछ समय के लिए रख दिया गया था खिजराबाद। इस किले से संबंधित कुछ अन्य जानकारी, ये एक पठार पर स्थित है और उस पठार को कहा जाता है मेसा का पठार। चित्तौड़ के किले से जुड़ी हर जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो इससे जुड़ा हुआ पठार है, पठार पर स्थित है, उसको कहा जाता है मेसा का पठार। यह किला सब किलों का सिरमौर, यानी कि सबका एक तरह से कह सकते हैं अब सबका राजा, किलों का राजा, ये किलों का सिरमौर कहलाता है। इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। गढ़ैया यानी कि छोटा गढ़। सबसे बड़ा गढ़ कौन सा माना जाता है, तो चित्तौड़गढ़। इसके बाद चित्तौड़ किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। पहला साका सन 1303 में, कब, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। दूसरा सन 1535 ईस्वी में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय आक्रमण किया गया। और तीसरा सन 1568 में, जब अकबर के समय में इसमें आक्रमण हुआ। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़, साथ ही फत्ता सिसोदिया, इनके पराक्रम और बलिदान के कारण चित्तौड़ का किला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और वैसे भी जो व्यक्ति राजस्थान का कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, राजस्थान के इतिहास में, इस संस्कृति में सबसे पहले अगर कुछ जानना है तो वो यही किला है। कौन सा, चित्तौड़ का किला। राजस्थान में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को पता ही होना चाहिए चित्तौड़ का इतिहास क्या है। तो इसके लिए एक आवश्यक कंडीशन है, ये आपको पढ़ के जाना ही है। क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आप राजस्थान में नौकरी करेंगे तो आपको चित्तौड़ के बारे में पता होना ही चाहिए, तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्ज इसके बताए गए हैं। 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, 7 द्वार हैं इस पर। किले पर पहुंचने का एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग, सर्पिल सर्प जैसा। ये सब विशेषता हैं जिन्होंने चित्तौड़ को जीतने के लिए एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया, यानी कि इसको जीतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल ये दुर्ग है। यहाँ के भवनों में है तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, ऐसे ही श्रृंगार चवरी प्रासाद, ये कुछ यहाँ के प्रसिद्ध यहाँ भवन है अंदर। त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर और कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, साथ ही रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल और चित्रांग मोरी तालाब, साथ ही जैन कीर्ति स्तंभ, ये यहाँ के कुछ प्रमुख इसमें अंदर स्थित स्मारक हैं, कुछ भवन हैं। अब नाम से पूछ ले जाए कोई सा भी कि ये कहाँ है, चित्रांग मोरी तालाब कहाँ है, कुंभश्याम मंदिर कहाँ है, नवलखा भंडार कहाँ है, बहुत बार इन पर सवाल पूछे गए हैं। चित्तौड़ किले की हर बात इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कि कोई एक लाइन ये कहना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के बाद अगला दुर्ग है कुंभलगढ़, जो कि कहाँ है, राजसमंद में। ये मेवाड़ के किले हम पहले देख रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान के। चित्तौड़ के बाद अगला प्रमुख है कुंभलगढ़, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, इसलिए कुंभलगढ़ कहलाया। स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बनाया गया है। कुंभलगढ़ कैसा है, गिरि दुर्ग है।
यानी कि पहाड़ी के ऊपर है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव है और उस सादड़ी गांव के पास है ये किला कुंभलगढ़, जो कि संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय भी रहा है। जब जब मेवाड़ पर संकट आया तो राज परिवार का आश्रय स्थल रहा कौन सा किला? कुंभलगढ़। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, ये शिल्पी पूछा जाता है, शिल्पी यानी कि वास्तुकार कौन था, किसने बनवाया? तो शिल्पी है मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। चारों तरफ जो इसकी दीवार है उस पूरी की परिधि की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है कितनी बड़ा परकोटा किसी किले का है, तो वो किसका है? कुंभलगढ़ का। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ दीवार ही इतनी चौड़ी है 8 घुड़सवार उस पर चल सकते हैं, यानी अच्छा खासा बड़ा रोड जितना है इसकी जो सुरक्षा दीवार है इतनी चौड़ी है। कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कैगुरों और उनके विचारों से इन्होंने कहा, एट्रैक्शन वास्तु, इनकी तुलना इन्होंने इससे की है। इसके बाद दुर्ग के भीतर क्या क्या है, इनमें अंदर जो संरचना है वो पूछी जाती है, जैसे कि झालीवाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ऐसे ही है झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब। इनमें से एक एक चीज पूछी जा सकती है कि कौन सी कहाँ स्थित है, तो मामादेव तालाब। ऐसे ही उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, ये सब यहाँ बने हुए कुछ प्रसिद्ध स्मारक हैं। उनमें से अगला, यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ, राणा उदय सिंह का, और राणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ, कहाँ? कुंभलगढ़ में। इसके ऊपरी छोर पर है राणा कुंभा का निवास, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। और इसी किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, यानी कि एकदम सीधा आपको फेस ऊपर करना पड़ता है, और अगर आपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है तो इस दुर्ग की ऊंचाई को देखते समय आपकी पगड़ी गिर जाती है। ऐसा किसने लिखा? अबू फजल, मध्यकालीन इतिहासकार है। यानी कुंभलगढ़ राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण किला। इसके बारे में क्या क्या बात है? इसका एक विश्व रिकॉर्ड है, 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, या कह लो संकट काल में ये जो मेवाड़ का राजवंश है उसका ये आश्रय स्थल रहा। कौन सा किला? कुंभलगढ़। इसमें स्थित संरचनाएं क्या क्या है? तो झालीवाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, ऐसे ही पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी। इसके अलावा उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ, राणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ। ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है, उसी को कटारगढ़ कहते हैं। और इसकी ऊंचाई के बारे में कहा जाता है, अबुल फजल ने लिखा। अगर ऐसा भी पूछा जाए आपसे, कोटेशन देखे कि अबुल फजल के अनुसार, निम्नलिखित कथन पर जो कथन दिया गया है कि अबुल फजल के अनुसार इनमें से कौन सा किला जिसके बारे में कहा गया कि नीचे से ऊपर देखने पर अगर आपके सिर पर पगड़ी है तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी, ये विशेषता किस किले की है? तो आपको पहचानना है किसकी है, ये है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का अगला किला ये है रणथंभौर दुर्ग या सवाई माधोपुर का एक किला है। 8वीं शताब्दी में अजमेर के जो चौहान शासक है इनके द्वारा ये बनवाया गया। कौन सा किला? रणथंभौर। एक मान्यता है कि इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया और उन्हीं के नाम पर रणथंभौर हो गया। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का एक मूक गवाह है। मूक यानी जो बोल नहीं सकता, बिना बोले है लेकिन गवाह है। किसके शौर्य का? तो ये राणा हमीर देव चौहान के शौर्य का। सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की एक विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता है, क्योंकि जंगल के अंदर है। रणथंभौर आपको पता ही है टाइगर सेंचुरी है, वन्य जीव संरक्षण स्थल भी है, तो उसके ही अंदर किला है। तो जंगल के अंदर है तो वन दुर्ग भी है, और पहाड़ी पर स्थित है तो गिरि दुर्ग भी है। तो यानी इसमें दोनों तरह के किलों की विशेषता है। किस किस की? गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों ही किलों की विशेषता इसमें शामिल है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था इसके अंदर है। इससे प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यानी कि ऐसा दुर्ग है जिसने कवच पहना हुआ है। तो ये किसके बारे में कहा अबुल फजल ने? ये कहा रणथंभौर के किले के बारे में। और ये किसके बारे में कहा जिसको देखने पर पगड़ी गिर जाती है? वो कहा कुंभलगढ़ के बारे में। दुर्ग परिसर में क्या क्या है? जैसे कि हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, इसके अलावा सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर, ये सब स्थित है कहाँ? रणथंभौर में। अगला किला ये है बाड़मेर का सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित है। कौन सा किला? सिवाना का दुर्ग। इतिहास में काफी प्रसिद्ध है।
इसे अनखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना की गई कब? सन 954 ईस्वी में परमार वंशीय शासक जिनका नाम है वीर नारायण, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हर देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव को वीर गति प्राप्त हुई और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। ये हमारे यहाँ की कमी रही। जैसे खिलजी आप देख रहे हैं एक एक करके एक एक किले पर उसने आक्रमण किया, लेकिन जब एक किले पर आक्रमण हो रहा था तो दूसरे ने उसकी सहायता नहीं की। यानी कि यहाँ के राजाओं की ये कमी रही कि कोई विदेशी एक एक करके एक एक किले पर अधिकार करता गया, एक एक राज्य पर कब्जा करता गया। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो रणथंभौर से सहायता नहीं आई, उस तरह से नहीं आई। रणथंभौर पर हुआ तो सिवाना से सहायता नहीं आई, सिवाना पर हुआ तो कहीं और से सहायता नहीं आई, और ऐसे करके खिलजी ने एक एक करके एक एक किले पर अधिकार कर लिया। तो वो जो हमारा इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास से सीख सकें और आगे उसको अपना सकें। यहाँ सीखने को क्या है कि हमारी आपसी फूट के कारण विदेशी आक्रांता यहाँ आए और वो सक्सेसफुल भी हो गए। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे। यहीं आगे सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। अभी जब मेवाड़ के राजाओं की बात हुई कि संकट काल में मेवाड़ की शरण स्थली, वो था कुंभलगढ़, और मारवाड़ की शरण स्थली तो ये कौन सा है? सिवाना दुर्ग। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर यहीं सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध यहीं संघर्ष पर किया था। तो यहाँ जो मारवाड़ के शासक हुए, जब जब उन पर संकट आया उन्होंने यहाँ सिवाना में आश्रय लिया और अपनी जान की और साथ साथ अपने राज्य की भी उन्होंने रक्षा की। अगला दुर्ग है बूंदी जिले का, ये है तारागढ़ का किला। ये गिरि दुर्ग का उदाहरण है। गिरि दुर्ग यानी कि पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ ये स्थित है। तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं तारागढ़। इसलिए तारागढ़, तारा दिखता रहा है, इसलिए तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। किले का निर्माण करवाया 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने। मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से जो संभावित आक्रमण है उनसे बूंदी की रक्षा की जा सके। बूंदी का बॉर्डर ऐसा ही है जहां मालवा की सीमा भी है, गुजरात की भी है और मेवाड़ की भी है, तो कहीं तीनों से आक्रमण ना हो जाए, तो इसकी संभावना में तब बूंदी की रक्षा कैसे होगी, इसलिए तारागढ़ का निर्माण करवाया। किसने कराया? राव बर सिंह ने। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जो कि बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे, उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, और जब न कर सके तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए तरह तरह की कहानियां यहाँ प्रचलित है। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी कि अगर हमारे दुर्ग जैसा नकली बनाकर भी कोई कैसे अधिकार कर ले। तो यहाँ भी कुंभाहाड़ा ने प्राणों की बाजी लगा ली और तारागढ़ में बने राजमहल, जो कि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। पिता की मृत्यु पर बेटे ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस दुर्ग पर मैं कब्जा नहीं कर लूंगा, यानी कि उन्होंने कसम खा ली। और जब देखा कि वहां नहीं हो पाए तो किसी ने सुझाव दिया कि उस पर नहीं हो पाए तो उसका मॉडल बना लो, मिट्टी का एक दुर्ग बना लो, उस पर आक्रमण करके उसकी रक्षा कर लो, ये उस पर कब्जा कर लो। लेकिन मिट्टी का जो बनाया दूसरा, उसकी रक्षा के लिए भी वो लोग आ गए। उसमें कौन है? कुंभाहाड़ा। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण है, और बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र हैं। भित्ति यानी कि दीवार, दीवार पर बने हुए चित्र यहाँ आपको दिखाई देते हैं। विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासन काल में यहाँ चित्रशाला, जो कि बूंदी चित्र शैली का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है, यहाँ देखने को आपको मिलता है। 84 खंभों की छतरी। अब यहाँ अंदर क्या क्या है किले में? तो 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, इसके अलावा नवल सागर, इसके अलावा गर्भ गुंजन, ये सब बूंदी दुर्ग के वैभव को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि इसमें अंदर स्थित ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। अगला किला है जयपुर का। जयपुर वाला ऐसा शायद ही कोई होगा जो जयपुर में रहे और नाहरगढ़ ना आ जाए। जयपुर के निवासी फिर भी हो सकते हैं नाहरगढ़ ना आ जाए, लेकिन बाहर वाले जो भी आते हैं वो जयपुर आते हैं, और सबसे पहले जैसी हल्की सी बरसात हुई सब के सब कहाँ पहुंचेंगे? नाहरगढ़। यही वो नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है नाहरगढ़, और इसका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। किस लिए? ताकि मराठों के आक्रमण से जयपुर की रक्षा की जा सके।
इस किले को ही सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अब इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा और ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में कुछ विघ्न उपस्थित किया। तब एक तांत्रिक था रत्नाकर पौंडरिक, उन्होंने कहा कि नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र ले जाने के लिए पहले राजी किया जाए। उनका स्थान अंबागढ़ के लिए एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया गया और जहां आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में ही सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया। इसका पूरा सार ये है कि जब नाहरगढ़ का किला बनवाया जा रहा था तो ऐसा कहते हैं कि दिन में जितना किला बनता था रात में पूरा ध्वस्त हो जाता था। अब राजा ने बार बार बहुत कोशिश कर ली कि ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार ऐसा होता है, हम किला बनवाते ध्वस्त हो जाता है। फिर राजा ने एक तांत्रिक को बुलवाया, उसका नाम यहाँ दिया गया है, और तांत्रिक ने बताया कि यहाँ किसी की आत्मा रह रही है, वही नाहर सिंह की आत्मा रह रही है, तो पहले उनके लिए कोई दूसरे स्थान आप सुनिश्चित करो, जब तक उनको नहीं मिलेगा स्थान तब तक ये किला नहीं बन पाएगा। अब उन्होंने उनके लिए दूसरा स्थान दिया, तब जाके नाहरगढ़ का किला बना। तो इसी कारण नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्या, नाहरगढ़। अगला किला है अजमेर में तारागढ़। एक तारागढ़ बूंदी में हमने पढ़ा, ये दूसरा तारागढ़ है जो कि अजमेर में है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित है, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है तारागढ़ दुर्ग, अब लगभग खंडित दशा में है। इसे ही कहते हैं गढ़ बीठली, यह अजमेरू भी कहते हैं इसी को, जो कि शाहजहां के शासन काल में ये विट्ठल दास गौड़ यहाँ का दुर्ग का अध्यक्ष रहा और संभव है कि उस समय जो पराक्रमी योद्धा के नाम, उनके ही नाम पर इसको कह दिया गया, विट्ठल दास के नाम पर गढ़ बीठली। लेकिन कोई ये एकदम से ऐसा नहीं है कि परमानेंट या फिक्स कह सकते हैं आप श्योर होके कि यही कारण है। ये एक संभावना जताई गई है कि विट्ठल दास गौड़ यहाँ का दुर्ग का अध्यक्ष था और हो सकता है उसी के नाम पर रख दिया गया हो गढ़ बीठली। कर्नल टोड ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया और तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बोंदरा बुर्ज, इमली बुर्ज, ऐसे ही खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज इसमें प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो अब देखो 3 किले ऐसे आए कि उनके बारे में कुछ अलग अलग जानकारी आई। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अगर नीचे खड़ा हुआ आदमी सिर पर पगड़ी पहन के देखे तो देखते उसकी पगड़ी गिर जाएगी। ऐसे ही यहाँ किसके बारे में कहा गया है, यहाँ जेम्स टोड ने कहा है तारागढ़ दुर्ग के बारे में, विलियम बेंटिक ने कहा है कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। कुछ अलग अलग दुर्गों के बारे में हमने देखा, जैसे कि मेवाड़ राजवंश की संकटकालीन शरण स्थली, ऐसे ही मारवाड़ राजवंश की संकटकालीन शरण स्थली, मेवाड़ का है कुंभलगढ़, मारवाड़ का है सिवाना। तो ऐसे ही अलग अलग कोटेशन भी किस दुर्ग के बारे में किसने क्या कहा वो भी ध्यान रखना है। अगला है जोधपुर का मेहरानगढ़, फोटो आप देख रहे होंगे। सन 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया राव जोधा ने, दुर्ग की स्थापना की। मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर की उत्तरी पहाड़ी जिसका नाम है चिड़िया टूक। तो ये एक पहाड़ी है चिड़िया टूक, यहाँ पर बना हुआ है जोधपुर का किला। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरिदुर्ग में क्यों, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, तो गिरिदुर्ग कहलाता है। इसे मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, फोटो में आपको दिख भी रहा होगा। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। सामान्य कुछ बात बताई गई है। और यह किला मेहरानगढ़ कहलाया क्यों, अपनी विशालता के कारण, संभवतः महानता के कारण इतना विशाल कहलाया मेहरानगढ़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेहरानगढ़ के बाद अगले किले की तरफ। अच्छा, पहले इस किले की ही कुछ विशेषताएं अभी बाकी हैं, जैसे कि इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से कुछ प्रमुख स्थल हैं, यानी कि दुर्ग में प्रमुख भवन या कुछ इमारतें कौन कौन से प्रमुख हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है मोती महल, उसके साथ है फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, ये कुछ इसमें दर्शनीय स्थल है। महाराजा मान सिंह के द्वारा यहाँ स्थापित है पुस्तक प्रकाश नामक एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी, अभी भी कार्यरत है, अभी भी वर्तमान में अस्तित्व में है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोप हैं, जैसे कि किलकिला, शंभुबाणी तोपों के नाम हैं, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, ऐसे ही धुड़
घानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, ऐसे ही रहस्य कला और गजक। दुर्ग के परिसर में ही यहीं चामुंडा माता का मंदिर है। मुरली मनोहर और आनंद घन के प्राचीन यहाँ मंदिर स्थित है। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ, तो यहाँ तखत विलास, ये सब पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही चोखेलाभ महल, बिचला महल, इसके अलावा श्रृंगार चौकी, जो कि श्रृंगार चौकी भी कहते हैं इसको, ये सब कुछ इमारतें हैं जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर के किले में अंदर स्थित है। तो जोधपुर किला कब बना, किसने बनवाया, उससे जुड़ा इतिहास क्या है, और उसमें अंदर स्थित प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, ये हमको ध्यान देना है। इसके बाद अगले किले की तरफ बढ़ते हैं। ये है चूरू का किला। निर्माण करवाया ठाकुर कुशाल सिंह ने सन 1739 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। सन 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों से इस पर गोलों की बरसात कर दी और जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया, इतने गोले बनाए गए। इस पर सेठ साहूकार और बाकी की जो जन सामान्य है उन्होंने अपने घर से चांदी लाकर ठाकुरों के सामने रख दी और जो तोप से गोले छूटे वो चांदी के गोले थे और चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाके गिरे तो शत्रु सेना हैरान हो गई। उन्होंने सोचा कि चांदी के गोले आ रहे हैं और उन्हें जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग से अपना घेरा उठा लिया। यानी एक जन भावना दिखी कि अपनी रक्षा के लिए सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। तो चांदी के गोले जब फेंके गए तो शत्रु को लगा ये किसी भी लिमिट तक लड़ाई कर सकते हैं। अगला किला है अकबर का किला, यह अजमेर में है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में बनवाया। कब? सन 1571-72 में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इसी को कहा गया अकबर का दौलत खाना या अकबर की मैगजीन भी इसी को कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य कला पद्धति से बनाया गया है। बाकी जितने भी दुर्ग हैं वो सारे प्राचीन दुर्ग हैं राजस्थान के, हिंदू कला पद्धति से ही बनाए गए। सन 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम चरण इसी दुर्ग में बैठकर दिया गया। और एक अफवाह भी फैली थी जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ी रोचक घटना है। शुरुआत में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ी थी, फिर कहा गया कि एक अफवाह फैली कि अकबर भी युद्ध में आ रहा है और वो उस समय यहीं था, अजमेर में, इसी किले में था। यही वो किला है। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो उसने मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया। इसी दुर्ग में उन्होंने बताया यहीं बैठकर। और 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार करके इसको अपना शस्त्रागार यानी कि मैगजीन बना लिया। जैसे आपने सुना होगा ना, गन में मैगजीन जो भरते हैं, मैगजीन यानी शस्त्रागार। अगला किला है बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। दुर्ग की नींव रखी महाराजा राय सिंह ने। कब रखी? सन 1589 में। इस दुर्ग की प्राचीर यानी कि दीवार अधिकतर निर्माण कार्य किससे हुआ है? लाल पत्थरों से, इसलिए इस जूनागढ़ किले को लालगढ़ भी कहते हैं। जैसे कि सोनारगढ़ जैसलमेर, जोधपुर के किले सोने की तरह चमक रहा है। कौन सा किला है? जैसलमेर का, जोधपुर का या बीकानेर का? इस तरह के सवाल पूछे। लालगढ़ कौन सा है? तो ऐसे सवाल लेके आपसे पूछे जा सकते हैं। गढ़ बीठली कौन सा है? इन सब की विशेषताएं पूछी जा सकती है। दुर्ग में जो आंतरिक द्वार है ये सूरजपुल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है, उनकी प्रशंसा इस पर लिखी गई है। और सूरजपुल के दोनों तरफ चित्तौड़गढ़ के साके वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध जो वीर जयमल और फत्ता सिसोदिया की यहाँ हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। तो जयमल फत्ता की जो हाथी पर सवार मूर्तियां कौन से किले पर स्थापित है? जूनागढ़ किले पर। इसमें है प्रसिद्ध जो अन्य भवन, इनका नाम है रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास। इसके अलावा चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास। ये इस दुर्ग में कुछ प्रसिद्ध निवास स्थान और कुछ प्रसिद्ध भवन भी है। तो आज हमने कुछ किलों के बारे में पढ़ा। चलते चलते एक बार बस किलों के नाम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से किले पढ़े हैं। हमने आज शुरुआत की थी, पहले हमने देखा कि दुर्गों के प्रकार क्या क्या हैं, यानी कि उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर या उनकी उपयोगिता के आधार पर दुर्गों के प्रकार हमने देखे। उसके बाद हमने चित्तौड़ से शुरुआत की, यानी कि सबसे पहले हमने मेवाड़ की तरफ के कुछ दुर्ग देखे और चित्तौड़ की तरफ के जो दुर्ग भी हैं इनमें भी हमने शुरुआत चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ यहाँ से की। मेवाड़ के दुर्ग देखने के बाद हमने देखा फिर मारवाड़ की तरफ हमने देखा, रुख किया। मारवाड़ में मुख्य रूप से जो मारवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली है यानी कि सिवाना का दुर्ग, फिर हमने देखा
इसके अलावा जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, इस तरह के दुर्ग हमने कुछ देखे। अब इसमें अभी भी कुछ दुर्ग पढ़ने बाकी हैं, इनको रखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो समापन करते हैं आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.